चेंज क्या है और क्लाइमेट में अंतर। इनका मतलब ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट एक तेजी से पिघल रहे हैं। ये लोगों की जिंदगी पे और इकोनॉमी पे डाइवर्सिटी लॉस और करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए हर एक लिए। हमें ये हमारी मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम तो जरूर कर सकते हैं, हर एक पैक्ट करेगा और उनके लिए या आसानी या फिर क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है धरती के मौसम के पैटर्न में लंबे समय तक होने वाले बदलाव। ये नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कि वोल्केनो इरप्शंस या सोलर रेडिएशन। वेदर और क्लाइमेट में अंतर। वेदर और क्लाइमेट के अंतर समझना जरूरी है। वेदर शॉर्ट टर्म चेंजेस को दिखाता है, जैसे कि आज बारिश है या फिर गर्मी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये मेनली ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो धरती को जीवन के लायक बनाता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के ज़्यादा होने से ये प्रोसेस अब इम्बैलेंस हो गया है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ और जैसे फैक्ट्रीज, व्हीकल्स और डिफॉरेस्टेशन ने एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन और CO2 के लेवल्स को बढ़ा दिया है। ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस काफ़ी समय तक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती है। ये गैसेस नेचुरल होती है। डिफॉरेस्टेशन और जंगल का खतरा। पेड़ के जंगल धरती के लिए एक नेचुरल फिल्टर का काम करते हैं। ये जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन के कारण ये नेचुरल बैलेंस बिगड़ रहा है। फॉसिल फ्यूल्स का प्रभाव। कोल, ऑयल या फिर नेचुरल गैसेस जैसे फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल एनर्जी के लिए होता है। इन्हें जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। मीथेन एमिशंस और लाइवस्टॉक फार्मिंग जैसे गाय या भेड़ पालन मीथेन रिलीज करता है जो ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा पावरफुल है। परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग का असर। परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग पिघलने से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होते हैं। ये गैसेस और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनती है। ग्लेशियर्स का पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। इससे ना सिर्फ सी लेवल बढ़ रहा है, वरना फ्रेश वाटर रिसोर्सेज भी खत्म होते जा रहे हैं। इसके सी लेवल्स का इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो सी लेवल्स के बढ़ाने का असर कोलर सिटीज़ यानी आइलैंड्स पर होता है। फ्लडिंग या फिर इरोजन के कारण वहाँ के लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। क्लाइमेट चेंज के हीट वेव्स और ड्रॉट्स जैसे वेदर इवेंट्स और ज़्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो गए हैं। ये लोगों की ज़िंदगी पे और इकोनॉमी पे असर डालते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस और स्पीशीज एक्सटिंक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और टेम्परेचर के बढ़ने का कारण कोई भी हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस पर इफेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें बहुत बुरा असर डालती हैं। एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी, जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी फसलें की क्वालिटी, प्रोडक्शन दोनों ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। ये फूड सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी समस्या है। हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारी बढ़ रही हैं, लाइक हीट वेव्स, एयर पॉल्यूशन और पानी से होने वाली हमारी बीमारियाँ जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। एक मोस्ट विजिबल इफेक्ट अगर हम क्लाइमेट चेंज का देखें तो वो क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर गरीब लोगों और डेवलपिंग कंट्रीज पर पड़ता है। उसके जिनके पास एडेप्टेशन और रिकवरी के कोई भी साधन नहीं होते। ओशन एसिडिफिकेशन या फिर मैरीन लाइफ की बात करते हैं तो ओशंस में एब्जॉर्ब होने से वाटर एसिडिक हो रहा है, CO2 एब्जॉर्ब होने से, जो मैरीन लाइफ जैसे कोरल या फिर फिश के लिए खतरनाक है। कोरल रीफ ब्लीचिंग। ओशन टेम्परेचर के बढ़ने से कोरल ब्लीच हो रहे हैं। ये मैरीन इकोसिस्टम और टूरिज्म इंडस्ट्री के दोनों के लिए नुकसानदायक है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स का सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है। हमें इन्हें अपनाना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन लाइक LED लाइट्स और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, ये सब
तब हमें एनर्जी बचा सकते हैं। एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करते हैं। रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाने और जंगल बचाने के इनिशिएटिव से हम CO2 को एटमॉस्फेयर में कम कर सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया जा सकता है, लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग या वाटर एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स मीथेन और CO2 एमिशंस को रिड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज करने से फॉसिल फ्यूल्स का कंजप्शन और पॉल्यूशन दोनों कम होते हैं। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी CO2 को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करके उसे सेफली स्टोर करती है, जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करती है। सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो रिसाइकिल और रीयूज से वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, एयर पॉल्यूशन कम होता है। पेरिस एग्रीमेंट और ग्लोबल गोल्स की अगर हम बात करते हैं तो पेरिस एग्रीमेंट का एम है ग्लोबल टेम्परेचर राइज नंबर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक घटाना, एंड हर कंट्री को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। क्लाइमेट एजुकेशन और अवेयरनेस की बात करें तो लोगों को एजुकेट करना चेंज का एक सॉल्यूशन हो सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस के बिना कोई एक्शन लेना मुश्किल है। यूथ मूवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो यूथ एक्टिविस्ट हैं हमारे, जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग ग्लोबल लीडर्स हैं, इन्होंने क्लाइमेट एक्शन के लिए लोगों को बहुत प्रेशराइज किया है और अवेयरनेस बढ़ाई है। अगर हम लोकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमारी जो लोकल कम्युनिटीज का रोल भी क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट को कम करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इन चीज़ों से टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम क्लाइमेट चेंज को प्रिडिक्शन को या फिर उसके सॉल्यूशंस को कम कर सकते हैं, सॉल्यूशंस को बढ़ा सकते हैं। पॉलिसी चेंजेस की ज़रूरत गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट पॉलिसीज लानी चाहिए। कार्बन टैक्स और एमिशंस रिडक्शन टारगेट्स जैसे लॉज के बिना प्रोग्रेस मुश्किल है। ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन का समाधान और लाइक सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना चाहिए और बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स का हमें उपयोग करना चाहिए। ये ओशंस को और सॉइल को पॉल्यूशन से बचाने का एक तरीका हो सकता है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, जैसे हमारी डेली लाइफ चॉइसेस की बात करें, जैसे एनर्जी बचाना या रिसाइकलिंग करना क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में मददगार हमारे हो सकता है। देन भूटान की जो कार्बन नेगेटिव पॉलिसी है, उसमें क्या है, भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है जो अपने फॉरेस्ट और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके हुए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। इससे क्या होता है, इंडिया के सोलर प्रोजेक्ट जैसे इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिन्यूएबल एनर्जी का जो को है उसे हमें प्रमोट करना चाहिए। ये हमारे लिए एक बड़ा कदम है और फ्यूचर में भी हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को खोजना चाहिए। नॉर्वे का रिन्यूएबल ट्रांजिशंस बात करें तो नॉर्वे क्या कर रहा है, अपने फॉसिल फ्यूल्स को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिप्लेस कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को या विंड पावर को, इस सब प्रोसेस में ये सब इसका एक हिस्सा है प्रोसेस का। कोस्टा रिका की बात करते हैं तो कोस्टा रिका जो है वो अपने सस्टेनेबल टूरिज्म को या ग्रीन एनर्जी को और भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ये देश कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने वाला है, उसकी तरफ अग्रसर है। एनजीओ में और प्राइवेट सेक्टर्स का भी बहुत अहम रोल है, जैसे कि जो हमारे टेस्ला है या ग्रीन पीस क्लाइमेट चेंज है, इन सब पे ये सभी सॉल्यूशंस पे इन्हें काम करना चाहिए और रिसर्च और लोगों के बीच में अवेयरनेस को इन्हें बढ़ाना चाहिए और क्लाइमेट चेंज पर हमें एक्शंस भी लेने चाहिए, क्योंकि हर एक छोटा कदम एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। देन अपने घर में हमें एनर्जी बचाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, ग्रीन हैबिटेट्स को अडॉप्ट करना और बहुत सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। कमिंग टू योर वाटर कंजर्वेशन, तो वाटर स्कार्सिटी से बचाने के लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर और भी एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। एनर्जी सेविंग हैबिट्स लाइक हमें अप्लायंसेस को अनप्लग कर देना चाहिए, लाइट्स ऑफ रखनी चाहिए, ज़रूरत ना हो तो एनर्जी वेस्ट करने से बचाना चाहिए। और यूथ की अगर हम बात करें तो यूथ जनरेशन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना हम क्लाइमेट चेंज नहीं कर सकते। हमें कैंपेन्स करना, अवेयरनेस लाना अमंग द यूथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम लोकल इनिशिएटिव्स की बात करें
तो जैसे कि रूफ टॉप गार्डनिंग है या हमारे क्लीन अप ड्राइव्स हैं, इसे भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। कम्युनिटीज़ के लिए इम्पैक्टफुल ये चीज़ हो सकती है। एक हम इंस्पायरिंग स्टोरी देखते हैं ग्रेटा थर्नबर्ग की। इन्होंने थर्नबर्ग का सोलो प्रोटेस्ट एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया है। आप सब जानते हो, ये दिखता है कि एक इंसान भी अपने बड़े परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। हम फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो हम होप करते हैं कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है उससे हम बहुत सारे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकाल सकें और हम अपने लिए एक बेटर फ्यूचर ही होप कर सकते हैं। जिस तरह से सिचुएशंस है, अगर हम ग्लोबल यूनिटी की बात करें तो क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल क्राइसिस है। हर देश को अपने डिफरेंसेस भुला करके एक साथ काम करना होगा और अभी हमें एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हर दिन देरी करना क्लाइमेट चेंज के खतरे को सिर्फ बढ़ा रहा है और कुछ नहीं। हमें एक साथ मिलकर अभी से शुरुआत करनी होगी। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो हमारे जो डिसीजंस हैं वही अगली पीढ़ी पर असर डालेंगे। हमें एक हेल्दी और हैबिटेबल प्लैनेट उनके लिए ज़रूर छोड़ना चाहिए। एजुकेशन की बात करते हैं तो क्लाइमेट एजुकेशन हर स्कूल और कॉलेज का एक हिस्सा होनी चाहिए। अवेयरनेस बढ़ाने से लोग सॉल्यूशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। और हम अगर ग्रीन पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो ग्रीन पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए हर एक सिटीज़न को। इसमें सिटीज़न का ये फ़र्ज़ है एक। और मीडिया और अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अवेयरनेस को बढ़ाने में, लोगों को मोटिवेट करने में। साथ ही में कैंपेन्स करना, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, इसके ज़रिए हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि करना चाहिए। और हर एक इंसान अपने लेवल पे कुछ कर सकता है। छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ा फ़र्क बनाती हैं। आप सब जानते हो, तो हम अब पॉसिबल ही कर सकते हैं कि हमारी जो प्रकृति है उसको बचाने के लिए हमें, ये हमारी मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे बचाना। नेचर के बिना जीवन असंभव है। एक साथ काम करके हम क्लाइमेट चेंज के खतरे को कम तो ज़रूर कर सकते हैं। हर एक का योगदान बहुत ज़रूरी है। जो डिसीजंस हम अभी लेंगे वो डिसीजंस हमारे फ्यूचर वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा और उनके लिए यह आसानी या फिर ये कठिन एक डिसीज़न हो सकता है। तो इसीलिए हमें वाइजली चूज़ करना चाहिए और अब ही एक टाइम है इस चीज़ को इनिशिएट करने का।